प्रिय छात्रों, आप लोग कैसे हो? मेरे इस चैनल में सारे विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं संजय शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, नेहरू ग्राम भारती, डीम्ड टू यूनिवर्सिटी, हनुमानगंज, प्रयागराज। जो विद्यार्थी ये मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं, कृपया उसे सब्सक्राइब करें ताकि आने वाला वीडियो आपको प्राप्त हो जाए। मैं जो आप लोगों को आज टॉपिक बताने जा रहा हूँ, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, शिक्षा प्रशासन एवं प्रबंध। शिक्षा प्रशासन एवं प्रबंध MA सेकेंड सेमेस्टर थर्ड पेपर विभिन्न विश्वविद्यालयों में ये बीएड स्तर पर, एमएड स्तर पर और MA स्तर पर एक विषय के रूप में ये पढ़ाया जाने वाला एक ये सब्जेक्ट है। तो शैक्षिक प्रशासन के संबंध और प्रबंध में बताने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि मानव जीवन के विकास से पूर्व मनुष्य की जितनी भी आवश्यकताएं थीं उसकी पूर्ति कौन? वह स्वयं करता था। और परंतु जैसे जैसे मानव का विकास हुआ उसकी आवश्यकताएं में वृद्धि हुई, और जब आवश्यकताएं में वृद्धि हुई तो पूर्ति को करना बहुत ही कठिन कार्य होने लगा। जब कठिन कार्य होने लगा तो दूसरों की सहायता हमें लेनी पड़ी। तो सहायता लेने के लिए हमें संगठन बनाना पड़ा। तो हमारे जो संगठन होते हैं वो बहुत विभिन्न प्रकार के होते हैं। ये संगठन औपचारिक भी हो सकते हैं, ये संगठन अनौपचारिक भी हो सकते हैं, ये संगठन सामाजिक भी हो सकते हैं, ये संगठन एडमिनिस्ट्रेशन भी हो सकते हैं, ये संगठन व्यावसायिक भी हो सकते हैं, ये संगठन राजनीतिक भी हो सकते हैं। तो जो संगठन होता है वो व्यक्तियों का एक समूह होता है जिसका एक निश्चित उद्देश्य होता है, उन्हें प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। संगठन को एक निर्देशित एवं एकीकृत करने के लिए प्रबंध की आवश्यकता होती है, और प्रबंध संगठन में व्यक्तियों से कार्य को लेना होता है। लेकिन आज जो हम चर्चा करेंगे आप लोगों को, वो हम करेंगे शैक्षिक प्रशासन। अब हम शैक्षिक प्रशासन के बारे में बात करेंगे, और इसका जो सीधा संबंध होता है वो एजुकेशन से होता है, शिक्षा से होता है। और इसके जो 4 प्रमुख प्रत्यय हैं वो हैं एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन यानी शैक्षिक प्रशासन, एजुकेशनल मैनेजमेंट शैक्षिक प्रबंध, एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन शैक्षिक संगठन, एजुकेशनल सुपरविजन शैक्षिक पर्यवेक्षण। यानी कि इन 4 जो इसके अवयव होते हैं, इसमें जो शैक्षिक प्रशासन से संबंध होता है, शिक्षा के क्षेत्र से संगठन, जिससे वह नींव व ढांचे पे वो खड़ा होता है। अब शिक्षा का क्षेत्र आप कह सकते हैं कि क्या होता है। शिक्षा का क्षेत्र में कक्षा भवन भी ले सकते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में हम लाइब्रेरी भी ले सकते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में हम खेल का मैदान भी ले सकते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में हम कार्यालय भी ले सकते हैं, हम पाठन और पठन की व्यवस्था भी ले सकते हैं कि कितना सफलतापूर्व प्राप्त किया, संयोजन किया, और कितना हमने निरंतर प्रगतिशील किया, इसका विकास किया। इसी को ही हम एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन का कार्य को पूरा करने में बहुत सहायक होता है। एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन केवल शिक्षा व्यवस्था ही नहीं करना होता है, बल्कि शिक्षा व्यवस्था से संबंध में योजना बनाता है, संगठन पर ध्यान देता है, निर्देशन पर ध्यान देता है, पर्यवेक्षण पर ध्यान देता है, आदि कार्यों से इसका एक बहुत ही घनिष्ठ संबंध है एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन का। अब एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन किस व्यक्ति ने कितनी लगन से कार्य कर रहा है, ठीक प्रकार से कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसका पर्यवेक्षण करना एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन का ही कार्य होता है। अब देखेंगे कि विद्यालयों में प्रधानाचार्य, प्रबंधक, शिक्षक, विद्यार्थी, कर्मचारी, विद्यालय निरीक्षक, निर्देशक, उपनिर्देशक, ये सब मिलकर शिक्षा के स्तर को ऊपर उठाने का प्रयास करते हैं, इसका लेवल बहुत हाई कर देते हैं।
जिससे जो भी व्यक्तियों को जो कर्तव्य मिलता है, जो दायित्व मिलता है, जो अधिकार मिलता है, ठीक से समझने का कार्य में लाने का कार्य प्रशासन का ही कार्य है, एडमिनिस्ट्रेशन का ही कार्य है, एजुकेशन। और इस संबंध में एजुकेशन विभिन्न परिभाषाएं दी हैं, ब्रुक्स की दी हैं, एडम्स की, मुखर्जी की भी दी गई हैं। अब जो मेन परिभाषाएं हैं इसमें हेनरी फयोल की परिभाषाएं आपको बताएंगे। ये जो हेनरी फयोल थे, ये प्रशासन की प्रक्रिया को पिता कहकर पुकारा जाता है। ये हेनरी फयोल इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यूजीसी नेट, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर हायर एजुकेशन, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर लेक्चरशिप एग्जामिनेशन, कि ये ज़रूर पूछा जाता है कि प्रशासन की प्रक्रिया का पिता कौन है, तो हेनरी फयोल ही नाम आता है। इन्होंने जो शैक्षिक प्रशासन के संबंध में बताया है कि एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन इज अ प्रोसेस ऑफ 5 एलिमेंट्स, 5 तत्वों से मिलकर ये बना हुआ है। कि 5 एलिमेंट्स कौन? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, डायरेक्शन, कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल, यानी योजना, संगठन, दिशा आदेश, समन्वय, नियंत्रण। इसके द्वारा जो शैक्षिक प्रशासन की प्रक्रिया निर्धारित होती है। और जो इस परिभाषाएं में नहीं है, मैं उसके बारे में भी आपको बताना चाहूँगा। लूथर गुलिक ने जो परिभाषाएं दी हैं, पोस्ट कोड का विश्लेषण किया है, एक व्यवस्थित रूप में परिभाषाएं दी हैं, इसमें फार्मूले को प्रस्तुत किया है। और इन्होंने 7 भागों में, चरणों में शैक्षिक प्रशासन को बताया। POSDCORB, पोस्ट कोड, यानी एक फार्मूले को दिया है इन्होंने। जरूर ये भी क्वेश्चंस आते हैं कि लूथर गुलिक, P मतलब प्लानिंग, O मतलब ऑर्गेनाइजेशन, S मतलब स्टाफिंग यानी नियुक्त करना, D मतलब डायरेक्शन निर्देशन देना, C मतलब कोऑर्डिनेटिंग समन्वय करना, R मतलब रिपोर्टिंग और B मतलब बजटिंग यानी बजट बनाना। अब इसके जो एलिमेंट्स, इसी पे आधारित कुछ तत्व हैं। इसमें है कि हमको योजना बनाना, इसमें नियुक्त करना, इसमें हमको समन्वय करना, इसमें हमको बजट करना, इसमें हमको संगठन करना, इसमें हमको निर्देशन देना, इसमें हमको आलेख तैयार करना। अब कि हमको कैसे प्लानिंग करनी है, यानी कि हमको विश्वविद्यालय स्तर पर अगर हमको सेमिनार का आयोजन करना है तो हम कैसे करेंगे, किस प्रकार से करेंगे। तो सबसे पहले आयोजन की हमको प्लानिंग करनी पड़ेगी। इसके लिए हमको इंस्ट्रक्टर यानी अनुदेशक की आवश्यकता पड़ेगी, जो कि अनुदेशक होता है, उसका पूरा उत्तरदायित्व रहता है सेमिनार का कि किस प्रकार का प्रकरण होगा, कौन किसे वक्तागण कौन कौन होंगे, किस क्रम में वो प्रस्तुत करेंगे, उसकी तिथि क्या रहेगी, उसकी समय क्या रहेगा सेमिनार की, और वो एक अध्यक्ष रहेगा, कन्वीनर रहेगा, वो संचालन करता है। वक्तागण अपनी बातों को रखते हैं, भागीदार होता है, पार्टिसिपेंट्स होता है, समस्याओं का विश्लेषण किया जाता है, संश्लेषण किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है, और इस आधार पर पूरा आलेख तैयार किया जाता है और बजटिंग भी की जाती है, कितना खर्च होना है, कैसे। तो पूरा जो एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं हम इसको, तो पूरा मैनेज इस प्रकार ही किया जाता है। अब हम इसको देखेंगे कि इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। सबसे पहले जो इसकी विशेषताएं हैं, इंटीग्रेटेड यानी एकीकृत मतलब कि दो चीज़ें यानी कई चीज़ें एक साथ जो चलती हैं। जैसे BA-LLB का कोर्स इंटीग्रेटेड कोर्स के अंतर्गत आता है, लेकिन जब शैक्षिक प्रशासन की बात करते हैं तो हम उसमें नियोजन है, उसमें संगठन है, उसमें संचालन है, उसमें समन्वय है, उसमें नियंत्रण है, उसमें मूल्यांकन एक साथ होते हैं। यूनिटी इज स्ट्रेंथ, एकता में कहते हैं बहुत शक्ति होती है। और सेकंड हम अगर बात करते हैं, मानवीय प्रक्रिया है। मानवीय प्रक्रिया का शैक्षिक प्रशासन को एक नाम दिया गया है, जो कि सामाजिक राजनीतिक भी होती है, दार्शनिक भी होती है, मनोवैज्ञानिक भी होती है, और विभिन्न परिस्थितियों को ये
प्रभावित भी करती है। इसकी प्रकृति कार्यशील फंक्शनल पर नियंत्रित होती है। इसकी प्रकृति फंक्शनल पर इसलिए नियंत्रित होती है क्योंकि यह यांत्रिक और स्वचालित होती है। कोई इसमें इंस्ट्रूमेंट नहीं रहता है और ये स्वचालित नहीं है, इसलिए यह फंक्शनल रहती है। इसमें सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन की बात होती है, यानी कि सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन दोनों रूपों में पाया जाता है इसमें एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन में। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि फ्रांस में केंद्रीकरण प्रशासन है, अमेरिका में विकेंद्रीकरण प्रशासन को अपनाया जाता है, फिर भी दोनों देशों में प्रजातंत्र प्रणाली को अपनाया है। अब आगे इसमें हम चर्चा करेंगे कि शैक्षिक प्रशासन सदैव गतिशील होता है। गतिशील मतलब डायनामिक, हमेशा चलने वाला, निरंतरशील, प्रगतिशील चलने वाली ये प्रक्रिया है, क्योंकि शैक्षिक प्रशासन का जो स्वरूप की रचना किसी भी राष्ट्र की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक का ये पूरा आधार होता है। साथ ही साथ ये तत्व परिवर्तन होते हैं जिससे शैक्षिक प्रशासन परिवर्तन होता है, और इसलिए यह डायनेमिक है, परिवर्तनशील है। इसमें इसकी प्रकृति लक्ष्य विद्यालय की कार्यशैली में सुधार लाती है। अब विद्यालय को कार्यशैली में इम्प्रूवमेंट करती है। कैसे करती है कि उसके अंतर्गत टीचर्स, उसके अंतर्गत स्टूडेंट, उसके अंतर्गत कार्य जो करता होते हैं उसमें सुधार किया जाता है। उसमें शिक्षण विधियों में, उसमें शिक्षण नीतियों में भी सुधार किया जाता है एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा। अब ये प्रकृति से शैक्षिक प्रशासन एक उपयोगिता पर आधारित होती है। उपयोगी शैक्षिक प्रशासन का कार्य उपयोगी एवं महत्वपूर्ण बनाया जाता है शैक्षिक प्रशासन के द्वारा, ताकि समाज को समृद्धशील एवं उन्नत किया जा सके। ये व्यवहारिकता पर बल देती है, महत्व देती है, सैद्धांतिक नहीं, यानी अपने जीवन में उसको लाना, व्यवहार के रूप में लाना। सिद्धांत और व्यवहार दो बहुत अलग अलग चीज़ें होती हैं, लेकिन जो को दायित्व मिलेगा उसको हम व्यवहार में लाएंगे तभी हमारा कोई भी कार्य पूर्ण होगा। यानी कि प्रशासन संबंधी कार्य सैद्धांतिक नहीं होने चाहिए, व्यवहारिक ही होनी चाहिए। शैक्षिक कार्यकर्ताओं को व्यावसायिक विकास करना। शैक्षिक कार्यकर्ताओं को व्यावसायिक विकास करना चाहिए, क्योंकि जब ये करेंगे तो इनके कार्य कुशलता में वृद्धि होगी, वृद्धि करनी चाहिए। नीति एवं कार्यक्रम निर्धारण में सभी व्यक्तियों का सहयोग। जब तक हम अपने कर्तव्य का निर्वाह नहीं करेंगे, जब तक हमको जो जिम्मेदारी मिली है, जो भूमिका मिली है, उसको हम निर्वाह नहीं करेंगे, अगर करेंगे पूरे अच्छे ढंग से, तो किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो ही नहीं सकती है। और सहयोग, सभी व्यक्तियों का अगर सहयोग रहेगा तभी हम शिक्षण व्यवस्था को दुरुस्त कर सकते हैं, और साथ साथ शिक्षण को उन्नत भी बना सकते हैं, और साथ साथ हम शिक्षण को प्रभावशील भी बना सकते हैं। तो ये हमारा आज का केवल टॉपिक रहा है कि शैक्षिक प्रशासन और इसकी विशेषताएं, उसके तत्व क्या हैं। तो मैं आप लोगों को अगले चैप्टर में आपको इसके विषय क्षेत्र प्रकृति के बारे में बताऊंगा। धन्यवाद, सभी लोगों का धन्यवाद।